हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया का, मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसका सीरीज़ हम लोग करने वाले हैं। ये दूसरा सीरीज़ है और कहे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, बीपीएससी में हो या बिहार का जो टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है बीपीएससी के द्वारा उसमें हो। ये जो मतलब समझिए कि सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये हमारा सेकंड है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगर बात करें तो देखिएगा, मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा रहता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन कहता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका आंसर होता है भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगा। और भुवनेश्वर कहाँ पे है? तो देखिए ये उड़ीसा में हो जाता है। ठीक है देखिए लिंगराज मंदिर का कुछ तथ्य आपको बताते हैं। कहा जाता है कि पार्वती ने 2 राक्षसों को मार गिराया था। एक का नाम था लेटी और दूसरा का नाम था वत्सा। ये दोनों राक्षस थे और राक्षसों को मारने में, मतलब पार्वती ने जब इससे राक्षसों को मार डाला तो इनको बड़ा ज़ोर से प्यास लगा। तब वहाँ पे शिव प्रकट होते हैं और शिव ने एक कूप का निर्माण कर दिया। और कूप के निर्माण करने के बाद जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं उसको उन्होंने आह्वान किया कि आप सभी मतलब योगदान दीजिए इस कूप में। उसी कूप में बाद में उसका नाम हो जाता है बिंदुसार सागर। बिंदुसार सागर हो जाता है उसी कूप का नाम। और देखते हैं इसी बिंदुसार सागर के निकट ही लिंगराज मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, लिंगराज मंदिर का क्या हुआ? निर्माण होता है। ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि लिंगराज मंदिर की अगर बात कर दिया जाए तो कहने को तो लगता है कि यह शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ पे 2 देवताएं विराजमान होते हैं। अगर बात कर दे तो देखिएगा एक ही शरीर में 2 देवताओं को दिखाया गया है। अगर नीचे के धड़ को देखा जाए तो शिव हो जाते हैं और ऊपरी धड़ को अगर देखा जाए तो वहाँ विष्णु हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है मतलब लिंगराज मंदिर की ये सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे खूबियाँ जो है ये कहा जाता है। ठीक है, और लिंगराज मंदिर की अगर बात करें तो देखिएगा ये शैव संप्रदाय के लोगों का प्रमुख केंद्र हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा देखिए यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे प्रश्न कहता है कि तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी। और तृतीय बौद्ध संगीति की बात कर दी जाए तो देखिएगा अशोक सम्राट ने इसका आयोजन करवाया था और ये होता है पाटलिपुत्र में। कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्र में हो जाता है। इसका कहाँ हो जाएगा? पाटलिपुत्र में हो जाएगा। और देखिएगा तृतीय बौद्ध संगीति की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा 251 क्या होता है? 251 बीसी में होता है। 251 बीसी में होता है। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखा जाए, कर कहा जाता है कि इसका तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कहता है। यहाँ कहता है कि किस मुगल शासक की पत्नी ने क्या किया था? तो देखिएगा मतलब अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था। मकबरा तो क्या नाम हो जाता है यहाँ पे? अगर यहाँ पे बात कर दीजिए तो किसके, तो यहाँ पे देखिए ये आंसर हो जाता है हुमायूं के। यानी कि हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम ने ही दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। और कहा जाता है, यानी कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। कहाँ पे हो जाता है? दिल्ली में हो जाता है। और कहा जाता है कि जो कलाकार जो यहाँ पे आए थे बनाने के लिए वो हेरात से मंगाए गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो पत्नी का नाम था, कहा जाता है इनके पत्नी का जो नाम है वो नाम होता है हमीदा बानो बेगम। क्या नाम रहता है? हमीदा बानो बेगम रहता है, बानो बेगम। और इनको हमीदा बानो बेगम को हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने मतलब समझिए कि इनकी जो विधवा जो वाइफ थी, इन्हीं ने हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया। ठीक है, और ये मकबरा कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि तैमूर लंग किस शासक के समय में भारत पर आक्रमण किया था। ये बहुत बार प्रश्न पूछता है।
तैमूर लंग किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए ये नासिरुद्दीन अहमद हो जाएगा। क्या हो जाता है? देखिए नासिरुद्दीन तुगलक हो जाते हैं। और कहा जाता है कि जब ये तैमूर ने अटैक किया यहाँ पे, तो कहा जाता है कि इसके अटैक ने तुगलक वंश का पतन ही कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? तुगलक वंश का पतन कर दिया। आप लोग इस जरूर बनाइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। जिस व्यक्ति का अगर मॉडर्न इंडिया पे अच्छा पकड़ हो गया तो बीपीएससी के द्वारा आयोजित जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें समझिए कि अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो जो इंडिया नेशनल जो मूवमेंट है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है, यहाँ से देखिए शिक्षक में तो अलग से एक मतलब समझिए कि टॉपिक ही दे दिया है कि यहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे पकड़ बनना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा बीपीएससी 69 में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, बीपीएससी जब ले रहा है तो ये उसके लिए बहुत ही हॉट टॉपिक हो जाता है। तो आप लोग अच्छा से करिए। कहता है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो देखिए प्राकृत में हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा में दिया। ठीक है, प्राकृत भाषा में दिया। आप लोग जितना रिवाइज हो सके रिवाइज करिए, क्योंकि जितना रिवीजन कर सकेंगे यही फ़ायदा होगा। टाइम बहुत कम है, समय का इस्तेमाल करना सीखिए। ठीक है, समय को बर्बाद मत करिए। जितना समय आपके पास है उतना टोटल का टोटल टाइम लगाइए अपने स्टडी में। जो कमियां हैं उसे पूरा करिए, जो रिवाइज में छूट गया है उसे फिर से रिवाइज करिए। प्रैक्टिस लगाते समय में बहुत सारे प्रश्न गलत होते हैं तो उस पर विचार करिए, उसको फिर से दोबारा देखिए कि क्यों गलत हुआ, फिर वहाँ टॉपिक पे जाके एक बार रिवाइज करिए ताकि आपसे गलती ना हो। देखिए जब 5 ऑप्शन होते हैं तो पाँचों ऑप्शन पे काम करना होता है स्कोर को बढ़ाने के लिए। पाँचों ऑप्शन जो है उसको कोशिश करिए, जैसे मानते हैं आपके पास 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5, ये बीपीएससी का ये ऑप्शन होता है। तो इसमें एक काम करिए कि अगर कोई गलती हो जाए तो कोशिश करिए कि गलती क्यों हो गया, उस पर ज़रूर, ऐसा नहीं कि बना लिए गलती हो गया छोड़ के आगे निकल गया, तो फिर आपका स्कोर ज्यों का त्यों रहेगा। आप रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस जो सेट है उसको लगाते रहिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है? कहता है कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन सा हो जाता है? तो देखिए लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लोथल हो जाता है। ठीक है, और लोथल जो है ये देखिए भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। लोथल है भोगवा नदी के किनारे। और लोथल कहाँ पे है वर्तमान में? देखें तो ये देखिए ये गुजरात में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? तो ये गुजरात में हो जाता है। ठीक है, और ये हड़प्पा कालीन एक क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इसमें कि अशोक सम्राट ने, क्या कहता है कि अशोक सम्राट ने अपने सबसे छोटे भाई को छोड़ करके 99 भाई की हत्या कर दी, और इसकी चर्चा कहाँ मिलता है? तो इसकी चर्चा अगर बात कर दे तो सिंहली ग्रंथ है जिसका नाम है दीपवंश और महावंश, इसी में मिलता है। और बात कर दें हम लोग तो यहीं आप आगम कुआं जाइएगा, पटना में आगम कुआं है, समझे, तो वहाँ पे कुआं मिलेगा। उसी कुआं में अशोक सम्राट ने अपने 99 भाइयों को क्या कर दिया? कत्ल करके उसी में डाल दिया। ठीक है, अगम कुआं में अभी भी जाइएगा तो चारों तरफ से उसको बंद किया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है? इसका आंसर ई हो जाता है, दीपवंश और महावंश में हो जाता है। ठीक है, दीपवंश और महावंश हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे, अगला प्रश्न है मेगास्थनीज निम्न में से किसके राज दरबार में दूत बनकर आया था? तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत जब हुए तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में और सेल्यूकस के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार गया। और उस समय कहा जाता है कि हारने के बाद एक संधि हुई थी। कहा जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में, या इतिहास में कह सकते हैं, वो पहला अंतर्देशीय संधि था। किसके बीच में? सेल्यूकस के बीच में। और किसके बीच में? चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। और उसी संधि के तहत में ही सेल्यूकस ने अपने राजदूत को भेजा कहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, पाटलिपुत्र में, जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज नाम था। और इस मेगास्थनीज ने क्या लिखा? इंडिका एक ग्रंथ लिखा। और किसके समय में आता है? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है।
यहाँ पे देखिए, कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का अनुवाद अबुल फजल ने अय्यार दानिश के नाम से किया है। अय्यार दानिश के नाम से किया है, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, अय्यार दानिश के नाम से पंचतंत्र का किया गया है। किसका? तो पंचतंत्र का। 9 का क्या हो जाता है? तो देखिए 9 का बी होगा आंसर, पंचतंत्र हो जाता है। कहता है कि अबुल फजल ने अय्यार दानिश के नाम से किसको लिखा? तो पंचतंत्र को लिखा। ठीक है, पंचतंत्र को लिखा। ओके, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे हो जाता है आपका, अगला प्रश्न होता है, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्या कहता है, 10 नंबर सवाल देखिए, कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? ये 10 नंबर सवाल हो जाते हैं। क्या हो जाता है? कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो आंसर होता है 305 बीसी में। 305 बीसी की बात होती है। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? क्या कहता है? 11 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कहता है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? ये बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है बीपीएससी के सामाजिक एग्ज़ाम में, और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपके पास प्रश्न है। क्या होता है? किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? तो 11 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिना जोती हुई जंगली भूमि है, उसी को अपरहत कहा जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। कहता है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहता है कि खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बात कर दें यहाँ पे खेड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो देखिएगा खेड़ा का युद्ध देखिए किनके बीच होता है, तो 12 का क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें होता है साहू जी के साथ और ताराबाई के साथ। किसके बीच होता है? इसका ऑप्शन होता है सी। देखिए साहू जी की अगर बात कर दी जाए तो शिवाजी के ये पौत्र थे, मतलब पोता थे, और इनको शिवाजी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इनको शिवाजी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है कि ये खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो देखिएगा ये 1707 में होता है। कब होता है? 1707 में होता है। और बात कर दे कि साहू और ताराबाई के बीच जब युद्ध होता है तो इस युद्ध में ताराबाई हार जाती हैं और साहू क्या होते हैं? साहू ये विजित हो जाते हैं। और साहू ने कहा जाता है कि साहू ने 1708 ईस्वी में क्या करते हैं? सतारा में अपना राज्याभिषेक कराते हैं। कहाँ पे? तो सतारा में अपना राज्याभिषेक कराते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और भी देखते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और देखिए 1708 में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1708 में एक और भी इंपॉर्टेंट है। 1708 में देखिएगा यहीं पे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, नांदेड़ में होती है। और नांदेड़ कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? 13 नंबर सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 13 का क्या होता है? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो ये देखिए ये लॉर्ड डलहौजी हो जाते हैं। कौन होता है? लॉर्ड डलहौजी हो जाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाते हैं। 13 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। एक चीज़ और भी देखते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत ने संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा इसे 1975 में मिलाया था। क्या किया? 1975 में मिलाया। इस तरीके से यह 22वां राज्य हो जाता है। कौन सा? 22वां राज्य हो जाता है। इसको भी याद करेंगे सिक्किम को। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देखिए कहता क्या है। देखिए अगला सवाल है, इसमें देखा जाए तो ये होता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था? क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का सेनापति कौन था जिसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कौन हो जाएगा? तो देखिए वक्त खान नाम होता है इनका। क्या नाम होता है? याद रखिएगा, वक्त खान नाम है इनका, वक्त खान। ठीक है, ये वक्त खान नाम होता है, इसको याद रखेंगे आप सभी। चलिए और बात कर दे कि 1857 की जो क्रांति होती है, 1857 की जो क्रांति होती है, पूछा जाता है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ? तो देखिएगा 10 मई को इसका शुरुआत आपको मेरठ से होता है। कहाँ से? मेरठ से होता है। ठीक है, 10 मई को इसका शुरुआत मेरठ से होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कहता है।
अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन था? यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक देखिए बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न है, ये विवियन डेरेजियो होते हैं। विवियन डेरेजियो, इनके बारे में कहा जाता है कि ये पुर्तगाली मतलब मूल के भारतीय थे। कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे कवि भी थे, और कहा जाता है इनके बारे में कहा जाता है, 15 नंबर सवाल है, इनके बारे में कहा जाता है, देखिएगा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाध्यापक भी थे, ठीक है। और इन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों से, यानी कि बंगाल में कह दे तो अलग जगा दिया, क्रांति का एक बयार जो था वो बहा दिया। इन्होंने आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहित किया है, ठीक है, विवियन डेरेजियो, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला ये प्रश्न है आपके सामने, कहता है 16 नंबर सवाल है, क्या कहता है यहाँ देखिए, कहता है कि रंजीत सिंह एवं किस अंग्रेज अधिकारी के मध्य में 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुआ था? अमृतसर की संधि किसके बीच में हुआ था? तो देखिएगा, ये रंजीत सिंह होते हैं, चार्ल्स मेटकॉफ होते हैं। क्या होते हैं? तो देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में होता है और रंजीत सिंह के बीच में होता है कौन सा? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब होता है? तो 1809 ईस्वी में होता है। कब होता है? तो 1809 ईस्वी में होता है। किसके मध्य में होता है? तो ये देखिए, रंजीत सिंह के और यहाँ चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में होता है यह, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे आप सभी। देखिए, कहता है कि दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा गया है? क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है तो बताइए। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर बात कर दे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेद समाज हो जाता है, वेद समाज हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है? तो वेद समाज कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि वेद समाज का संस्थापक कौन हो जाता है, तो देखिए केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, केशव चंद्र सेन हो जाते हैं, केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। और दूसरा व्यक्ति जो है उनका नाम है श्री धरलू नायडू, ठीक है, नायडू, ठीक है। ये होते हैं वेद समाज के संस्थापक। क्या हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे और श्री धरलू नायडू हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर सवाल को देखिए। यहाँ पे देखिए, कहता है यहाँ पे इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था? 18 नंबर सवाल क्या है? तो देखिएगा, इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ हुआ था? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता है, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ होता है? तो देखिए, ये कहाँ पे होता है? ये लंदन में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आंसर इसका नहीं दिया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कहता है। कहता है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? ठीक है, 19 नंबर सवाल क्या है? कहता है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? तो कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड रिपन हो जाते हैं, ठीक है, लॉर्ड रिपन हो जाते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? तो 19 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। देखिए, मॉडर्न इंडिया पे पकड़ बनाने के लिए रिवाइज करिए, 2 से 3 बार रिवाइज करिए, एकदम बढ़िया हो जाएगा। और जितना प्रैक्टिस है आपके सामने उसे ज़रूर बनाया करिए। जितना भी सेट है जो पूछा गया सवाल है, जैसे बीपीएससी में जितना सवाल पूछा गया है उसको एक बार ज़रूर बना लीजिए। और ये सारा का सारा जो हम आपको करा रहे हैं वो बीपीएससी ने पूछा है, ठीक है। ये सारा का सारा सवाल क्या है? बीपीएससी ने पूछा है। तो क्या है? प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में होता है। क्या हो जाएंगे? लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए, 20 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या चुने गए? प्रथम पहला व्यक्ति है जो यहाँ पे चुने गए, ठीक है। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के सदस्य चुने गए हैं? तो कब चुने गए हैं? तो 20 नंबर सवाल के देखिए, ये उस समय की बात थी। ये 20 नंबर जो है आप देखिएगा 1892 में चुने गए थे, 1892 में, ठीक है। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के चुने गए? तो 92 होते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये पहला व्यक्ति थे। देखिए, काकोरी षड्यंत्र जो है, ये सवाल देखिए, काकोरी षड्यंत्र कब घटित हुआ था? 21 नंबर सवाल है। क्या कहता है कि काकोरी जो है षड्यंत्र कब घटित हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए 9 अगस्त, क्या हो जाता है? 21 का होता है बी, 9 अगस्त 1925 को। क्या होता है? 9 अगस्त 1925 को। और एक चीज़ और भी बता दें यहाँ पे, अगर देखिएगा तो देखिएगा, मतलब HRA
के 10 सदस्यों ने, ठीक है, HRA के 10 सदस्यों ने ही इस समझिए कि इस ट्रेन को लूट लिया। अगर बात करें कि इसका प्लान, इसका योजना किसने बनाया था, योजना की बात कर दे तो देखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है। इस योजना को बनाने वाले इनके दिमाग की उपज थी राम प्रसाद बिस्मिल का। और ये काकोरी षड्यंत्र कब घटता है तो पूछा जाता है 9 अगस्त 1925 को होता है। 9 अगस्त 1925 को याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल है, कहता है कि वाई सोशलिज्म किसकी रचना है। 22 नंबर क्या हो जाता है, वाई सोशलिज्म किसका रचना है तो क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वाई सोशलिज्म किसकी रचना है, ये जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ये कहता है, अगला सवाल यहाँ देखिए, कहता है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था। 23 नंबर सवाल है, क्या होता है तो 23 का क्या हो जाएगा तो देखिएगा, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था, किसके समय में तो क्या हो जाएगा तो देखिएगा, ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होता है। किसके समय में तो देखिएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सबसे पहली बार होता है। कौन होता है, लॉर्ड मेयो हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोगों ने स्कोर किया है। चलिए अगला सवाल है, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये 24 नंबर सवाल क्या हो जाता है, ठीक है, किसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, किसके विरोध में हुआ था तो देखिए ये होता है क्रिप्स मिशन के विरोध में। किसके विरोध में, क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है 1942 में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि भगत सिंह द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया कब होता है तो देखिए 8 अप्रैल 1929 को। कब होता है, 8 अप्रैल 1929 को। और भगत सिंह के साथ ही एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम है, बटुकेश्वर दत्त नाम है इनका। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त नाम रहता है, दत्त नाम रहता है इनका, वो साथ में थे 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 26 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई है तो बात कर दे साइमन कमीशन का आगमन कब होता है तो देखिएगा यहाँ पे इसका देखते हैं, साइमन कमीशन का जो आगमन है कब होता है तो यहाँ पे देखिए ये 1928 में हो जाता है। ठीक है, और बात कर दे गांधी इरविन समझौता का तो कब हो जाता है तो ये देखिएगा, ये गांधी इरविन समझौता 1931 में हो जाता है। कब होता है, 1931 में होता है। अगर बात कर दें हम लोग दांडी मार्च का तो दांडी मार्च कब से कब होता है तो देखिए, दांडी मार्च की अगर बात कर देते देखिएगा यहाँ पे 12 मार्च से 6 अप्रैल। कब से, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल कब, 1930। 6 अप्रैल 1900 क्या है, 30 हो जाता है। और ये देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब होता है, 1930 में। ठीक है, इसके बाद ही ये स्टार्ट हो जाता है। तो कहता है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखते हैं 1928 सबसे पहले घटना घटती है, यानी कि साइमन कमीशन का आगमन जो होता है 1928 में होता है। इसी तरीके से आप सबको फटाफट अगर डेट याद है तो इसी तरह से लिख करके देख लीजिए कि सबसे पहले कौन है और सबसे बाद में क्या है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था। ठीक है, साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या होता है तो 27 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है तो देखिए, प्रशासनिक सुधार की बात करता है। क्या करता है, प्रशासनिक सुधार के लिए साइमन कमीशन भारत आने का उद्देश्य क्या रखता है, प्रशासनिक सुधार के लिए। ठीक है, प्रशासनिक सुधार के लिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए 28 नंबर, रोलेक्ट एक्ट प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या था, रोलेक्ट एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। 28 नंबर देखिए, 28 का क्या होता है तो देखिएगा यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना यही वजह होता है कि बिना संदेह, बिना ऐसे किए लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट को, इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पे हो जाता है। क्या कहता है, बंगाल विभाजन को रद्द किस समिति की अनुशंसा पर की जाती है। ये सारा का सारा जो प्रश्न आपको करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है
ये बहुत बार पूछा हुआ है। इसका आंसर होता है अरुणडेल समिति के द्वारा। अरुणडेल समिति के द्वारा जो बंगाल विभाजन को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि रिवाइज बढ़िया से कर लीजिए। उसके बाद देखिए अभी रिवाइज का ही टाइम है, अभी रिवाइज का ही टाइम हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाइए, आपको यही स्कोर दिलाएगा और यही रिजल्ट दिलाता है। कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 का क्या होता है? तो देखिएगा ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाता है। कब होता है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? 1906 में होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? 31 नंबर सवाल है, क्या हो जाता है? तो देखिएगा अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने किया था? तो इसमें कोई नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा 31 का। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? क्या कहता है कि भारत में पहली बार आयकर कब लगाया गया? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ये 1860 की बात है। कब होता है? ये 1860 में आयकर लगाया गया था पहली बार। क्या कहता है पहली बार आयकर कब लगाया गया? तो ये होता है 1860 में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। ठीक है, ए आंसर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कहता है कि जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? जिया तरंग का, ठीक है, 33 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिएगा अभी जो घटना हमारे यहाँ जो भारत में घटी है मणिपुर में, और इसका संबंध भी मणिपुर से ही है। क्या हो जाता है? मणिपुर से हो जाता है। ठीक है, मणिपुर से हो जाएगा, ये मणिपुर से हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मणिपुर हो जाता है। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा। जिया तरंग आंदोलन का संबंध 33 नंबर सवाल हो जाता है, क्या होगा? मणिपुर से इसका संबंध हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या कहता है? यहाँ देखिए कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? 34 नंबर क्या कहता है? तो देखिएगा ये जो अल्मोड़ा जेल होता है ना, अल्मोड़ा जेल, यानी कि 34 की अगर बात करी जाए तो क्या हो जाता है? अल्मोड़ा जेल में किसको रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाता है, अल्मोड़ा जेल में। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत बार पूछता है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर सवाल हम लोग देखें। 35 क्या कहता है? कहता है यहाँ पे देखिए, यह प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक को बुद्ध सा कहा गया है? 35 नंबर सवाल। तो इसमें देखिए ये मास्की में कहा गया। किस में? तो देखिए ये मास्की अभिलेख में कहा गया। ठीक है, मास्की अभिलेख में, मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक कहा गया, बुद्ध शाक कहा गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या कहता है? देखिए कहता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो कौन सा चीनी यात्री होता है जो भारत का यात्रा किया उस समय? किसके समय में? तो हर्षवर्धन के समय में। तो बात किया जाए तो कौन सा होते हैं? वेनसांग नाम रहता है उनका। क्या नाम रहता है? वेनसांग रहता है। 36 का क्या हो जाएगा? वेनसांग हो जाता है। ठीक है, अगर फायान की बात कर दे तो फायान देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन होते हैं? तो ये देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इसका आगमन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है और लास्ट है हमारा, ये सवाल हो जाता है इसका 37 हो जाता है। तो अगर बात करें कि प्रसिद्ध नाटक कौन सा मृच्छकटिकम किसने लिखा? मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो उसका राइटर कौन है? शूद्रक नाम होता है। शूद्रक कौन होते हैं? तो ये देखिए शूद्रक होता है। और बात करते हैं मृच्छकटिकम जो है किस भाषा में है? तो ये संस्कृत का नाटक है, संस्कृत नाटक है। क्या हो जाएगा? तो संस्कृत नाटक हो जाता है। ठीक है, संस्कृत नाटक हो जाता है। आप लोग 37 क्वेश्चन का हम लोगों ने किया, रिवाइज किया, तो आप एक बार बताएंगे कि कितना सही आपने किया। और देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कम से कम मतलब समझिए 30-32 आपको आराम से सही होना चाहिए। 30-32 अगर है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, ये फैक्ट और सच है, सच्चाई है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही मतलब समझिए कि हार्ड हो गया है। और आपको तैयारी, बहुत सारे लोग हैं जो सुपर एनर्जी से लबालब हैं और बहुत मतलब एनर्जी के साथ क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। और मुझे लगता है कि आप उसमें शामिल हैं।
ठीक है, तो आप अच्छा से तैयारी करिए और रिवाइज करिए, जितना रिवाइज होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदामंद होगा। तो टोटल जो है आपको मॉडर्न इंडिया का, यानी कि नेशनल मूवमेंट है, वो सारा का सारा हम आपको यहाँ पे रिवाइज कराने वाले हैं, आपको अच्छा से सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।